नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम प्रयास करेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को कंप्लीट कर दिया जाए, सभी महत्वपूर्ण तथ्य बता करके, सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझा करके। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी नींदों की उबाइयों को तोड़ते हुए यहाँ चले आए होंगे, जहाँ पर स्वर्णिम भविष्य के सपने सजाने का और बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। पर मुझे लग नहीं रहा है कि आज पढ़ने के मूड में कोई है, क्योंकि अभी तक तो फिर हजारों बच्चे आ जाते हैं, अभी उतने बच्चे नहीं आए हैं। हाँ। छोड़ना नहीं है हिम्मत को, लगातार लगे रहना है, लगातार बढ़ते रहना है। हम्म। हाँ 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 हाँ। जी। चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे और स्पीड से देखने का प्रयास करेंगे। कल हमने कहाँ तक देख लिया था? कल हमने सेक्शन 18 तक देख लिया था। कहाँ तक देख लिया था हमने? कल धारा 18 तक समझ लिया था, है ना, जहाँ पे संरक्षण आदेश था, जिसमें जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब क्या काम कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट साहब एग्रीव्ड पर्सन यानी व्यथित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रत्यर्थी को मना कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। और जो जो चीज़ें थी वो हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करते हैं सेक्शन 19 की। धारा आपकी किसकी धारा बात करते हैं? धारा। धारा बात करते हैं। आज ये वाले पेन से काम करके देखते हैं। हाँ, ये तो ऐसा वैसा हो रहा है जैसे इसने गोलगप्पे खा लिया हो। हाँ चलो, ठीक है। धारा, कौन सी धारा? धारा या सेक्शन कह लीजिए, धारा या सेक्शन कह लीजिए। कौन सा? 19। और ये 19वां जो सेक्शन है, 19वीं जो धारा है, वो बोलती है निवास आदेश। किसके बारे में? निवास आदेश। निवास आदेश। निवास आदेश, है ना, रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर, ठीक है, रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर, हाँ, ठीक है। निवास आदेश, रेजिडेंस ऑर्डर के बारे में बात। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। ठीक है। रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर के बारे में बात है। ये पेन सही नहीं चल रहा है, अपने वाले ही ले लेते हैं। ठीक है चलो। तो इसमें सीधे सीधे बात क्या है कि इस आदेश में, इसमें मजिस्ट्रेट साहब, इसमें मजिस्ट्रेट साहब क्या काम करते हैं? इसमें मजिस्ट्रेट साहब प्रत्यर्थी को, प्रत्यर्थी यानी कि आपके रेस्पोंडेंट को, रेस्पोंडेंट को, रेस्पोंडेंट को विशेषकर मना करेंगे, ठीक है। रेस्पोंडेंट को व्यथित व्यक्ति के निवास पर जाने से रोक देंगे, ठीक है, जाने से रोक देंगे। ठीक है, अब मान लिया वो वहां जा रहा है, मार कुटाई कर रहा है, भाई साहब पीट रहा है बुरी तरह से, तो अब भाई घरेलू हिंसा का काम हो रहा है। अब वह वहां पर वो महिला जा रही है, वो कह रही है कि मुझे मतलब देखना भी नहीं है इसको, ये मतलब सही आदमी नहीं है, मुझे इसको देखना भी नहीं है, मुझे इसको समझना भी नहीं है। और जज साहब आप एक काम करो, मुझे ना निवास आदेश दे दो। निवास आदेश मिलते ही, रेजिडेंस ऑर्डर मिलते ही, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब क्या काम करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब इस प्रत्यर्थी को क्या काम करेंगे कि भाई तुम व्यथित व्यक्ति के घर में नहीं जाओगे। सीधे इसमें क्या बात बोली जाएगी कि प्रत्यर्थी को पीड़ित के घर जाने से रोक दिया जाएगा। पीड़ित के घर घर जाने से रोक दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ये सीधी सीधी बात क्या है? ये सीधी सीधी बात है आपकी सेक्शन 19 की। इंपॉर्टेंट है, धारा भी याद रख लेना, ठीक है, नंबर भी याद रखना है, नंबर भी
याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। नंबर भी याद रखना है, नंबर भी याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। सेक्शन 19 क्या बात करता है? सेक्शन 19 बात करता है, हाँ हाँ नहीं, बोर्ड चिन्ह, हाँ ठीक है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये चीजें थोड़ी सी आप समझिए। ठीक है, अब चलते हैं हम। अब निवास आदेश आ गया। सेक्शन 20 जो है, धारा 20 जो है, हाँ धारा 20 जो है, धारा 20 जो है, ठीक है। मैं बार बार सेक्शन नहीं लिखता, ठीक है, उसमें ज्यादा समय भागता है, फिर धारा लिख देता हूँ, सेक्शन आपको पता ही है। धारा 20 बात करता है किस बारे में? धारा 20 बात करता है धनीय अनुतोष, है ना, धनीय अनुतोष का दिए जाना, धनीय अनुतोष आदेश, धनीय अनुतोष आदेश। अब आप बोलोगे सीधे ही कि सर धनीय अनुतोष को तो पहले पढ़ के आए हैं। एक्चुअली में वहां पे धनीय अनुतोष के बारे में बताया गया कि धनीय अनुतोष क्या होता है। यहां पर है आदेश के बारे में, मॉनेटरी रिलीफ्स के बारे में है। यहां पर किसके बारे में? मॉनेटरी रिलीफ्स, मॉनेटरी, है ना, मॉनेटरी रिलीफ्स, रिलीफ्स, ठीक है, मॉनेटरी रिलीफ्स के बारे में यहां पर है। वहां पर था कि भाई अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको पैसे, रुपये पैसे दिलाए जा सकते हैं धनीय अनुतोष के माध्यम से, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, उसको समस्या जो हुई है उनको पूरा करने के लिए, हाँ हाँ, है ना, उनकी कमी को पूरा करने के लिए। बट यहां पर यह है धनीय अनुतोष आदेश का नाम आया है। किसका? धनीय अनुतोष आदेश का नाम आया है। तो इसमें आप सीधे सीधे पॉइंट लिखेंगे कि घरेलू हिंसा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये काफी। जितने भी आदेश है ना, इनके नंबर सबके याद रख लेना। घरेलू हिंसा से पीड़ित या व्यथित, है ना, घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति यदि कोई है ना, घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति, जिसको व्यथित व्यक्ति बोला जा रहा है, या इसी को बोल सकते हैं हम व्यथित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन। अब देखो, एग्रीव्ड, एग्रीव्ड, है ना, एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। जितना भी इंग्लिश होता है मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को भी इसमें दिक्कत आती होगी, क्योंकि बेसिक हिंदी मैं लिखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से भी इच्छा है वहीं से पढ़िए। तो घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति या उसकी संतान, ठीक है, या उसकी संतान, या तो महिला है या उसकी संतान है, भाई बच्चों को भी तो नुकसान हो सकता है ना घरेलू हिंसा से। संतान को हुई हानि, संतान को हुई हानि, हानि लॉसेस, है ना, लॉसेस की क्षतिपूर्ति के लिए, है ना, उसकी भरपाई के लिए, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति मतलब भरपाई, है ना, कंपेंसेशन टाइप, भरपाई के लिए, क्षतिपूर्ति या भरपाई के लिए, क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए, क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को, प्रत्यर्थी मतलब रेस्पोंडेंट को, रेस्पोंडेंट को, रेस्पोंडेंट को, रेस्पोंडेंट को धनीय अनुतोष देने के लिए कहेगा, धनीय अनुतोष देने के लिए कहेगा, धनीय अनुतोष यानी कि मॉनेटरी रिलीफ्स, मॉनेटरी रिलीफ्स, रिलीफ्स, है ना, रिलीफ्स, रिलीफ्स देने के लिए कहेगा, देने के लिए कहेगा, देने के लिए कहेगा, देने के लिए कहेगा। यानी कि सीधी सच्ची बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा से पीड़ित है या उसकी संतान को भी उससे नुकसान हुआ है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या कहेंगे? वो प्रत्यर्थी को बोलेंगे कि भाई इनका जो नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तो उसकी भरपाई और क्षतिपूर्ति के लिए तुमको पैसे देने पड़ेंगे, तुमको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका मॉनेटरी रिलीफ्स है, ये जो आप मॉनेटरी रिलीफ हैं आपके, ये जो आपके मॉनेटरी रिलीफ्स हैं, जो आपके मॉनेटरी रिलीफ्स हैं का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा कि इन, ये जो पैसा मिलेगा, ये रकम मिलेगी, इसका यूज कहां पर होगा? इसका यूज कहां पर होगा? तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई चिकित्सा का खर्च है ना, चिकित्सा के खर्च में, चिकित्सा के खर्च में इसका प्रयोग हो सकता है।
दूसरी बात है और कहाँ यूज हो सकता है, अगर कोई संपत्ति का नुकसान हो गया है, मान लिया मार पिटाई हुई, सामान तोड़ दिया, टीवी, कूलर, फ्रिज, बहुत बहुत गुस्सैल लोग होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब नियंत्रण नहीं रहता, भयंकर गुस्सा आता है, उठा उठा के ये कुर्सी मारी, मेज मारी, फोन मारा, ठीक है, मतलब घर में एलईडी है, सोफा है, तोड़ दिया फोड़ दिया, बड़े भयंकर लोग होते हैं। तो अगर संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उसकी उसकी भरपाई के लिए चीजें वहां पर होंगी, ठीक है, संपत्ति का नुकसान हुआ है। तीसरी बात है, अब भरण पोषण है ना, भरण पोषण के लिए पैसा देना पड़ेगा कि भाई अभी हम इसके साथ रह नहीं सकते हैं, बट पैसे तो यही कमा रहा है ना, तो पैसे तो यही देगा, भरण पोषण, भरण पोषण के लिए यूज हो सकता है। और चौथा, आपकी खर्चे की भरपाई। हम्म, खर्चे की भरपाई, खर्चे की भरपाई के लिए इस तरह के आदेश आपके आ सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 20 काफी इंपॉर्टेंट है और नंबर याद रखना है, ठीक है, नंबर याद रखना है, नंबर याद रखना है, नंबर याद रखना है, नंबर याद रखना है, ये बात आप ध्यान से याद कर लीजिए। तो घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति या उसकी संतान को अगर कोई लॉसेस हुई हैं डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, तो मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी को उसकी भरपाई करने के लिए कहेगा कि भाई पैसे वैसे दो इनको, रकम दो। और वो रकम कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस में, आपका कोई प्रॉपर्टिकल डैमेज हुआ है, या आपका भरण पोषण संबंधी मामला है, या खर्चे की भरपाई के लिए उस पैसे का यूज किया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इस चीज को ध्यान रखिए। हाँ, 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 सुनाएंगे बेटे, आज बस पहले इसको कंप्लीट करना है, अपने को निपटाना है इसको। अब ये देखो, अभिरक्षा आदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आ जाता है सेक्शन 21, ठीक है, धारा, आज इसको कंप्लीट करना है हर हाल में। सेक्शन 21, सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और नंबर याद रखना है, नंबर याद रखना है, नंबर याद रखना है, नंबर याद रखना है। क्या है ये, है आपका अभिरक्षा आदेश। क्या है, अभिरक्षा, अभिरक्षा आदेश, अभिरक्षा आदेश। अभिरक्षा क्या होता है, आपकी पुलिस अभिरक्षा है ना, आपकी न्यायिक अभिरक्षा, यानी कि आपका कस्टडी, कस्टडी ऑर्डर है ना, कस्टडी होती है ना, कि पुलिस की कस्टडी होती है ना, और न्यायालय की कस्टडी होती है, तो सीधे ही आपको याद रखना है कस्टडी ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर। और कस्टडी किस चीज की ली जाएगी, तो यहां पर जो अभिरक्षा है, अभिरक्षा यानी कस्टडी किससे रिलेटेड है, बच्चों की, बच्चों की कस्टडी, बच्चों की अभिरक्षा। ये अगर मान लिया जूत पतरम हो रही है भाई साहब, पूरा मार पिटाई चल रही है घर में, है ना, बापूजी ने पूरी अहिंसा छोड़ करके हिंसा का रास्ता अपना लिया है पूरा, उन्होंने कहा, "आय, छोड़ो कुछ नहीं रखा है ना, सीधे ही के कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम छोड़ के लाठी ये तो हम डंडों पे आ चलते हैं, अहिंसा से भी कुछ नहीं हुआ, हिंसा पे ही चलते हैं, और दे पटापट बहू को साथ में बच्चों को कूटते हैं, कंधों से मिलते ला कंधे डिशुम। तो सीधे सीधे पूरी मार पिटाई हो रही है, बापूजी ने अहिंसा को छोड़ के हिंसा का रास्ता अपना लिया है। तो बच्चों की अभिरक्षा और कस्टडी किसके पास जाएगी, तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब बाप कहेगा कि भाई मैं बच्चे अपने पास रखूंगा, माँ कहेगी अरे तुम तो मुझे ही कूटते रहते हो, ये बच्चों का तो तुम कीमा बना दोगे, कीमा बना के उसका हैमबर्गर बना के खा लोगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ, ठीक, हाँ, हाँ, ठीक है। तो बच्चों की अभिरक्षा कस्टडी के बारे में बात है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर देखो कि बच्चों की कस्टडी, हाँ, बच्चों की कस्टडी, बच्चों की कस्टडी, बच्चों की कस्टडी, मजिस्ट्रेट, बच्चों की कस्टडी मजिस्ट्रेट किसको दे सकता है, बच्चों की कस्टडी मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति ना, यानी कि महिला को, व्यथित व्यक्ति, या उसकी ओर से, या उसकी ओर से, या उसकी ओर से आवेदन करने वाले को अस्थायी तौर पर दे सकता है, आवेदन करने वाले को, आवेदन करने वाले को
है ना, टेम्पररी बेसिस पर, अस्थाई, अस्थाई, है ना, की ओर से आवेदन करने वाले को अस्थाई अभिरक्षा दे सकता है, अस्थाई अभिरक्षा यानी कस्टडी दे सकता है, दे सकता है, अस्थाई अभिरक्षा दे सकता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। और साथ में एक बात और भी इसमें कही जाएगी, एक बात और भी कही जाएगी, साथ में प्रत्यर्थी को, प्रत्यर्थी मतलब जालिम यानी कि रेस्पोंडेंट, यानी कि रेस्पोंडेंट को संतानों से, संतानों से मिलने के लिए मना कर सकता है, मिलने के लिए मना कर सकता है, मना कर सकता है, मना कर सकता है, ठीक है, मना कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, 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 व्यथित व्यक्ति इसलिए लिखते हैं क्योंकि टर्म ही व्यथित व्यक्ति है, व्यथित महिला नहीं लिख सकते ना, क्योंकि कहीं भी नहीं है, व्यथित व्यक्ति का मतलब महिला से ही है। जब इसने वहां पर एक्सप्लेन किया कि व्यथित व्यक्ति कौन हो सकता है, तो व्यथित व्यक्ति में ऐसी महिला जिसने प्रत्यर्थी पर आरोप लगाया कि उसके साथ उसने हिंसा करी है और वो उसके साथ साझी गृहस्थी में, है ना, घरेलू नातेदारी में रही है या है, उसको प्रत्यर्थी, उसको व्यथित व्यक्ति बोला जाता है, एग्रीव्ड पर्सन बोला जाता है। तो व्यथित व्यक्ति जब बोला जा रहा है तो वहां पर महिला से ही मतलब निकालना है ज्यादातर की सेंस में, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सेक्शन 20 किस बारे में बात करता है, कस्टोडियल ऑर्डर के बारे में बात करता है, कस्टडी ऑर्डर के बारे में बात करता है, जिसमें बच्चों की कस्टडी जो नॉट टू परमानेंट बेसिस ऑन द टेम्पररी बेसिस किसको दी जा सकती है, व्यथित व्यक्ति को दी जा सकती है, या उसकी ओर से अप्लाई करने वाले को, यानी कि उसके उसके फैमिली मेंबर हो सकते हैं या संरक्षण अधिकारी हो सकता है, तो उसको भी टेम्पररी बेसिस पर वो कस्टडी दी जा सकती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। हाँ, 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 नहीं, बुक में सब चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहो। नोट्स तो वैसे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स ये आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाती है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, आप बस पढ़ो, रिवाइज करो, इतना भी कर सकते हो। बाकी आपका मन है तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाता है, आपका आ जाता है धारा, है ना, धारा, धारा 22 कौन सी आ जाती है, धारा 22 आ जाती है, प्रतिकर आदेश। प्रतिकर किसको कहते हैं, अब आप में से ज्यादातर घूम जाएंगे। प्रतिकर होता है मतलब हर्जाना, ठीक है, हर्जाना, मुआवजा टाइप, हर्जाना आदेश, प्रतिकर आदेश। और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, कंपेंसेशन ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटे, इसी को बोला जाता है कंपेंसेशन ऑर्डर, कंपेंसेशन ऑर्डर, कंपेंसेशन ऑर्डर, कंपेंसेशन ऑर्डर। तो कंपेंसेशन मतलब हर्जाना, ठीक है, कंपेंसेशन ऑर्डर ये ले सकता है। मान लिया व्यथित व्यक्ति का कोई नुकसान हो गया है तो वो क्या ले सकता है, वो वहां पर आपका प्रतिकर आदेश ले सकती है। मानसिक मतलब नुकसान नहीं हुआ, मॉनेटरी रिलीफ्स क्या है कि बच्चों को नुकसान हुआ है, खर्चे इत्यादि के लिए चीजें निकालनी है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान भी ना हुआ हो, तो यहाँ पर प्रतिकर आदेश, कंपेंसेशन, के मेरे साथ में क्रूएलिटी हुई है, मेरे साथ में क्रूरता हुई है, मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, भले ही मेरा नुकसान नहीं हुआ है, बट मुझे हर्जाना चाहिए, मुझे मुआवजा चाहिए उस चीज़ का कि मैंने मानसिक रूप से तनाव झेले हैं। तो इसमें सीधे सीधे आप इसमें यह बात लिखो कि मजिस्ट्रेट महोदय, है ना, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट क्या काम कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को, प्रत्यर्थी को प्रतिकर आदेश देकर, प्रतिकर आदेश दे सकते हैं, प्रतिकर आदेश दे सकते हैं, जिसमें वह निम्नलिखित चीजों के लिए हर्जाना भरेगा, जिसमें वह निम्नलिखित चीजों के लिए, चीजों के लिए हर्जाना भरेगा, हर्जाना भरेगा, जिसमें वह निम्नलिखित चीजों के लिए हर्जाना भरेगा। और वो निम्नलिखित चीजें क्या हैं कि भाई अगर उस व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को मानसिक, है ना, मानसिक यातना पहुंची है ना, उसको मानसिक यातना पहुंची है। मानसिक यातना का मतलब क्या होता है, मानसिक यातना का मतलब क्या होता है, मानसिक यातना मतलब मेंटल डिसऑर्डर जैसा कुछ हो गया है, वो मानसिक रूप से परेशान हो गई है ना, मेंटल क्रुएलिटी जैसा कुछ हो गया है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा है कि उसको भावनात्मक कष्ट हुआ है कोई,
भावनात्मक कष्ट हुआ है उसको कोई, है ना, वो इमोशनल डैमेज, वो बोलता है ना इमोशनल डैमेज, तो इमोशनल डैमेज अगर उसको कुछ हो गया है, इसको तो लिख देता हूं मैं, ठीक है, भावनात्मक कष्ट मतलब इमोशनल डैमेज, इमोशनल डैमेज हुआ है उसको, है ना, इमोशनल डैमेज हुआ है उसको, तो उसके लिए भरपाई उसके लिए मांग सकती है। और तीसरा क्या है, यदि कोई और छोटा मोटा कोई नुकसान हुआ है तो आप स्पष्ट अंतर लगा सकते हैं कि प्रतिकर आदेश मॉनेटरी रिलीफ्स में क्यों नहीं आते। मॉनेटरी रिलीफ्स में आपके मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट आदि के लिए पैसा नहीं दिया जाता, वहां पर अगर चोट लगी है तो मेडिकल खर्चों के लिए, भरण पोषण के लिए, कोई संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उस लिए। बट यहां पर सीधे सीधे बात यह है, यहां पर क्या है, जो शोषण टाइप हुआ है, ठीक है, ये शोषण के लिए दिया जाता है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध दिया जाता है, क्रुएलिटी के विरुद्ध दिया जाता दिलवाया जाता है, शोषण के विरुद्ध, कि भाई इसने तो मेरी जिंदगी खराब करी है, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, वो बोलेगा तुम क्या करोगी, नुकम्मित सेक्शन 22 में कोर्ट में जा कर के प्रतिकर आदेश मांगूंगी। वो बोले प्रतिकर आदेश क्या है, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर, बोला फॉर व्हाट, इमोशनल डैमेज, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुमसे पैसे लूंगी कोर्ट के माध्यम से, ही हा। अच्छा पड़े एक और मार दू तेरे, कोई बात नहीं, पैसे देने ही पड़ेंगे। हाँ ठीक है, हाँ पहले पढ़ा लें भाई, उसके बाद एमसीक्यूज करवा लेंगे। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ आज हमारे लिए यहाँ लाइट नहीं है, हमारी हालत खराब है। ठीक है, अब आगे, सेक्शन 23। हाँ। हाँ, शोषण के विरुद्ध शोषण। हाँ, कोई बोल रहा है सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी पक्की हो गई है, तो ये तो रिश्ते हैं भाई, ऊपर से बन के आते हैं, क्या टेंशन लेनी इसमें। ठीक है, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ले जा रहा है, तुम दरोगा बन के किसी और की को ले आओ, बस बदला पूरा करो, छुट्टी, बात खत्म, यहाँ तो बदले से जिंदगी चल रही है। सेक्शन 23, धारा, धारा, सेक्शन, सेक्शन 23, एक लाइन में समझाऊंगा सीधे सीधे, एक लाइन में बताऊंगा सीधे सीधे। हाँ, सीधे सीधे क्या, कि अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति, अंतरिम, अंतरिम, अंतरिम मतलब इंटरिम, ठीक है, इंटरिम, इसको बोलते हैं ना इंटरिम, और एक पक्षीय, वन साइडेड, और एक पक्षीय, एक पक्षीय, यानी कि वन साइडेड, वन साइडेड, हाँ वन साइडेड, वन साइडेड आदेश देने की शक्ति, आदेश देने की शक्ति, आदेश देने की शक्ति कोर्ट के पास है, ठीक है, कोर्ट के पास है, कोर्ट के पास है, ये बात समझ लेनी है अच्छे से, कि अगर प्रत्यर्थी मान लिया पहुंच ही नहीं रहा है, अगर प्रत्यर्थी पहुंच ही नहीं रहा है, हम्म, हाँ, नुकसान, हाँ, अच्छा, पॉइंट नंबर, ये सेक्शन धारा का पॉइंट नंबर 3, नुकसान वगैरह, तो वही मतलब भावनात्मक, इस ये भावनात्मक और मानसिक रूप से अगर कोई नुकसान टाइप हुआ है ना, आप मतलब फीलिंग है ना, भावों के आधार पर, है ना, भावों के आधार पर, भावनात्मक रूप से ही ये चीजें, भावनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से कोई नुकसान वगैरह अन्य जो कुछ हुआ है, तो उसी सेंस में चीजें हैं, है ना, मतलब कि ये शोषण के संदर्भ में सारी की सारी बातें यहां पर आपकी हो रही है, ठीक, क्लियर। हाँ, हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अंतरिम आदेश और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति, तो कोर्ट के पास अगर प्रत्यर्थी यानी रेस्पोंडेंट यानी कि जाली में अगर नहीं पहुंच रहा है, तो कोर्ट फिर एक ही पक्ष को सुन करके और अंतरिम रूप से, है ना, या अंतरिम रूप से शुरुआती फैसले दे सकती है। ये सेक्शन 23 है, काफी जरूरी हो सकता है, तो उसको आप याद रख सकते हैं, बट उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा खेल शुरू होता है आपका, कि सुनवाई कौन करेगा, अगर आपके इससे रिलेटेड मामले हैं, किससे, आपके रिलेटेड मामले हैं किससे, हाँ, अगर आपके, हाँ, हाँ करवाएंगे बेटे, अच्छा,
हाँ, 1 मिनट ना, इसको थोड़ा सा कंफर्म करते हैं। देखो सुनो, इसको कल कंफर्म करेंगे, इसको अभी यहाँ से हटा दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा कल कंफर्म करेंगे। वैसे मैंने इसको सही कर लिया था, ये 23 में ही है। एक बार थोड़ा सा आप भी देखो, ये कई बार छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, हालांकि मैंने देखा था। आप एक बार देखो। गुरुजी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड बढ़ाओ। इसको तो से लिख लो। इसको एक बार रीचेक कर लेंगे, ठीक है ना। इसको चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे, रीचेक। अरे भाई पढ़ लो यार, फालतू की बात बोल रहे हो। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ सर। सब सही चल रहा है, समझ में आ रहा है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको पता है आज हम इसको पूरा कर लेंगे। स्पीड बढ़ाने से क्या मतलब है। सेक्शन 27 बात करता है अधिकारिता की। किसकी? अधिकारिता की। हाँ, अधिकारिता की। ज्यूरिडिक्शन, 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 ठीक है, ज्यूरिडिक्शन। ये नॉट माइकल जैक्सन, ज्यूरिडिक्शन। सीधी सीधी बात है, सुनवाई कौन करेगा? सुनवाई कौन करेगा? सीधी सीधी बात क्या है? सुनवाई कौन करेगा? सुनवाई कौन करेगा इस संदर्भ में, है ना। घरेलू हिंसा के मामलों की, घरेलू हिंसा के मामलों की, घरेलू हिंसा के मामलों की, घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई कौन करेगा? तो सीधे ही आपको पॉइंट याद रखने हैं, सीधे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्या कॉन्सेप्ट है आपका? कि यदि आपका क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है। यदि क्या है, आपका महानगर है, अगर क्या है, महानगर है, मेट्रो सिटी है, कोई दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बड़ी सिटीज हैं, तो वहां पर तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा। कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा वहां पर तो, ठीक है। वहां पर तो महानगर मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा वहां पर। और अगर महानगर नहीं है, अन्य जगह है, महानगर नहीं है, सामान्य नगर हैं आपके, तो वहां पर आपकी सुनवाई करेंगे JMFC। JMFC स्टैंड्स फॉर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हाँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, हाँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनवाई करेंगे। इसको हिंदी में भी लिखना चाहो तो इसी को लिख सकते हैं, प्रथम वर्ग या श्रेणी न्यायिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट। हाँ, आप एक चीज, आपको एक चीज बताऊं मैं, आपको एक चीज बताऊं मैं, आपको एक चीज सुन के अच्छा लगेगा। ये जो जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये कहीं से भी कॉपी करी हुई नहीं है। मतलब आप ये देखो कि इन्हीं नोट्स के आधार पर पूरी बुक बन के आई है, पूरी बुक बन के आई है इन नोट्स के आधार पर। इन्हीं नोट्स को और ज्यादा सुंदर ढंग से और आपके मतलब डायग्राम्स के माध्यम से मल्टी कलर लेकर के, है ना, इंग्लिश हिंदी के वर्ड्स को मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए बुक्स बनी हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर जगह जहाँ पर क्लासेस चलती हैं, मैं किसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर जगह जहाँ पर क्लासेस चलती हैं वहाँ पर क्या होता है, बुक्स उठाई जाती हैं बड़े बड़े पब्लिकेशंस की, और फिर बड़े बड़े पब्लिकेशंस की बुक उठा करके उसमें से चीज़ें छांट छांट करके और पढ़ा दी जाती हैं, और कहा जाता है आर दिस इज आर कंटेंट और दैट इज आर कंटेंट, ऐसा ऐसा बोल दिया जाता है। बट आप ये देखो कि ये कंटेंट है, इस कंटेंट के आधार पर बुक बनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक मैंने चीज़ देखी थी और मुझे पता लग गया था, हालांकि मैं इन चीज़ों को बोलने में और बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। एक और भी जगह है जहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, एक और भी जगह है जहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, बहुत बड़ी जगह है। जगह का मतलब, जैसे ये एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ऐसे एक और बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर जो ये चीज़ पढ़ाई जा रही है सेम टू सेम इन्हीं की कॉपी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ से पहले पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसी तरह से फॉर्मेटिंग है जैसे मतलब इन क्लासेस में मेरे द्वारा करी जाती है, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग है, और उस पर बस अपना नाम बना करके और फिर उसको पढ़ाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि वहाँ पे कंटेंट अलग मिल रहा है या कुछ है, बट ये सब मूर्खता है, ठीक है। वो मैंने चीज़ें देखी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी,
मैं यार ये भाई बढ़िया है यार, तुम बढ़िया है भाई, तुम पहले होते तो ये ठीक रहता काम, ठीक है, तुमने हमारी मेहनत को घुमा फिरा करके और बच्चों के सामने पेश कर दिया, बट ये चीज़ ठीक नहीं है। मेन चीज़ ये है, आपको मैं सच बताता हूँ, पिछली वाली मूल विधि की, पिछली वाली भर्ती में भी मूल विधि मैक्सिमम जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं वो मतलब मेरे पास ही मूल विधि पढ़ के गए थे, तब मैं आरडब्ल्यू के साथ संबद्ध नहीं था, एक अन्य जगह पर मतलब मैं इन चीज़ों को देखता था, वो मेरी अपनी ही जगह थी, आप में से काफ़ी सारे लोग उसको जानते भी होंगे, और थी नहीं अभी भी है, पर ये और वो दोनों एक ही हैं, उसमें कुछ अलग अलग बात नहीं है। तो ऐसा भी होता है भाई कि आप सेम आपके कंटेंट को उठा करके और पढ़ा दिया जाता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में नहीं आ। हाँ नहीं, देखो आपको अगर ऐसा लगता होगा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको अगर ऐसा कुछ लगता होगा कि मेरे द्वारा कुछ ज़्यादा मतलब आपको हंसाने की ठिठोली करने की कोशिश करी जाती है, तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और वो बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये विषय जितना गंभीर है, ये इतना नीरस विषय है कि अगर इसको मैं ऐसे पढ़ाने लगूँ ना, ऐसे करके कि ज्यूरिडिक्शन, अधिकारिता, सुनवाई कौन करेगा, तो भाई साहब को नींद आ जाएगी, आप क्लासेस छोड़ दोगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जितने बच्चे पहले दिन क्लास में थे आज भी उतने बच्चे क्लास में हैं। ये कारण क्या है? क्योंकि इस सब्जेक्ट में रस भरने का काम ये चीज़ें करती हैं, बीच में थोड़ी हंसी ठिठोली जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा एक बात है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है ज्यूरिडिक्शन के बारे में, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लेना है आपको, आगे मैं इस पॉइंट को ऐड करता हूँ। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्या है, इसी में ही धारा 27 में ही ये पॉइंट है कि हाँ आपके धारा, हाँ धारा क्या लिखना था, धारा क्या लिखना था, इसमें लिखना था इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए आदेश, दिए गए आदेश, ऑर्डर्स, इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए आदेश, दिए गए आदेश, ऑर्डर्स, दिए गए आदेश, ऑर्डर्स संपूर्ण भारत में प्रभावी होंगे, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में क्या होंगे, प्रभावी होंगे, प्रभावी होंगे, लागू होंगे, है ना, लागू होंगे, प्रभावी होंगे, लागू होंगे ना, प्रभावी होंगे, लागू होंगे, ठीक है, लागू होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई संरक्षण आदेश आया, निवेश निवास आदेश आया, सपोज करो किसी भी जिले में आया, तो वो कहेगा अरे जज साहब यू कांट स्टॉप मी टू बीट हर, आप हमको इसको पीटने से नहीं रोक सकता है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम हमको इस जिले में मारने से रोकेगा, मैं इसको दूसरे जिले में लेके जाएगा, वहां इसको पीटेगा, अगर आप तुम वहां से भी रोकेगा तो मैं दूसरी जगह जाएगा, दूसरे राज्य में जाएगा, एमपी में जाके पीटेगा, तुम वहां भी रोकेगा तो मैं तमिलनाडु जाएगा पर पीटेगा, तो तुरंत उसको धारा 27 पढ़ाई जाएगी, बेटा तू कहीं भी जाएगा तू पीट नहीं पाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत जो जो आदेश दिए जाएंगे वो संपूर्ण भारत में प्रभावी हैं, तू कहीं चला जा इसको हाथ नहीं लगा पाएगा, और जो जो तुझको आदेश दिए जाएंगे वो तुझे आदेश मानने पड़ेंगे, चाहे तू छोड़ यूपी में छोड़, तू भारत के किसी भी कोने में जाकर के रह ले, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। हाँ हाँ हाँ, बुक में मूल विधि संविधान दोनों है। हाँ मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है और हालत ख़राब है, ठीक, अभी आशा करता हूँ आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ दूसरे देश में जाके पीट सकते हैं, हाँ भाई फिर तो कुछ भी हो सकता है, पर वो जाएगी क्यों, अगर वो मतलब मार खाएगी तो जाएगी क्यों साथ में। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आ जाएगी अगली धारा, यहाँ पे आ जाएगी अगली धारा, थोड़ा तेजी से चलते हैं। धारा सेक्शन 29, धारा सेक्शन 29, 29, सेक्शन 29 किस संदर्भ में बात कर रहा है? अपील के संदर्भ में बात कर रहा है, अपील, अपील,
ठीक है। अपील, अपील कब की जाती है? जब हम लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। सपोज करो प्रत्यर्थी को फंसा दिया गया हो कि तो मारता बेचारा वो गाय जैसा, वो बैल जैसा सीधा हो, है ना, वो बैल जैसा सीधा हो, उसको फंसा दिया गया हो, तो ऐसे में वो अपील कहां पर करेगा? तो यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से बोली गई है कि मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद, है ना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद, मजिस्ट्रेट के फैसले, है ना, फैसला कह लो, मजिस्ट्रेट के फैसले, या आदेश कह लो, इसको आदेश कह लो, या इसी को ऑर्डर कह लो, ठीक है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद, ऑर्डर के बाद यदि पीड़ित या प्रत्यर्थी को, पीड़ित या प्रत्यर्थी को, पीड़ित या प्रत्यर्थी को क्या है? आपत्ति है, आपत्ति है, तो अब इंपॉर्टेंट बात है, वो अपील करेगा, ठीक है। वो क्या काम करेगा? तो अपील कर सकेगा, अपील कर सकेगा। अब ये थोड़ी है कोर्ट में कि भाई न्याय नहीं मिलेगा, तो अपील कर सकेगा। तो पॉइंट नंबर इसमें जोड़ो, आपके इसमें आदेश के 30 दिन के भीतर भीतर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। आदेश के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर वो करेगा। कहां पर करेगा? तो सत्र न्यायालय में। कहां पर? सत्र न्यायालय में। सत्र न्यायालय को क्या कहते हैं? सत्र न्यायालय को सेशन कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट कहा जाता है, सेशन कोर्ट कहा जाता है, जिला न्यायालय जिसको बोला जाता है। सपोज करो कि आज की तारीख है 13 मई, 13 मई को फैसला आया है, और मैं मान लिया पीड़ित व्यक्ति हूं, सामने वाला व्यथित व्यक्ति है, या तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूं या सामने वाला सेटिस्फाई नहीं है कि हमारे खिलाफ चीजें गलत हो रही हैं, मजिस्ट्रेट के फैसले से कोई एक भी क्या होगा, कोई एक भी क्या होगा? सेटिस्फाई नहीं होगा। तो वो आज यानी कि 13 मई, तो 13 जून से पहले पहले वो अपने ही उस क्षेत्र में जहां पर इसको फैसला आया है मजिस्ट्रेट का, उसके 30 दिन के भीतर भीतर सेशंस कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, सत्र न्यायालय में जाकर के अपील दायर कर सकता है। ये सेक्शन 29 बोलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, और विशेषकर इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रख लेना है कि विद इन 30 डेज ये काम उसको करना पड़ेगा, अन्यथा अगर 30 दिन बीत गए तो फिर कोई उस चीज के मायने नहीं है। हाँ 23 ही है। हाँ 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 ठीक है, 23 ही है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें 31। अब एक पॉइंट आप इसमें आ सकता है, आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि ये जितने सारे आदेश दिए गए हैं प्रत्यर्थी को, मान लिया प्रत्यर्थी इनको मानने से मना कर दे, उसको कहा जाए कि भाई संरक्षण आदेश है, तुम्हें इनसे दूर रहना है, इसके स्कूल में नहीं जाना, तुम्हें इनके निवास स्थान पर नहीं जाना, बच्चों की कस्टडी तुझे नहीं दी गई, तुझे पैसे देने हैं, तुझे प्रतिकर आदेश देने हैं, प्रतिकर देना है, कॉम्पेंसेशन देना है। यदि वो इन चीजों की मनाही कर देता है तो अब क्या होगा? तो भाई उसको अब सजा दी जाएगी कि भाई अगर तू इन चीजों को नहीं मान रहा है तो फिर हमको कुछ ना कुछ कदम, कुछ ना कुछ एक्शन तेरे खिलाफ उठाना पड़ेगा। तो इसमें आप सीधे सीधे लिख लीजिए कि प्रत्यर्थी द्वारा, प्रत्यर्थी मतलब आपका रेस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी मतलब आपका रेस्पोंडेंट, हाँ, रेस्पोंडेंट के द्वारा संरक्षण आदेश, ठीक है, सीधे सीधे यहां पर तो विशेषकर संरक्षण आदेश की बात है। संरक्षण आदेश, रेस्पोंडेंट जो सेक्शन 18 में है, संरक्षण आदेश भंग करने का दंड, संरक्षण आदेश है ना आपका, संरक्षण आदेश, ठीक है, संरक्षण आदेश के भंग करने के लिए शास्ति के भंग, भंग करना मतलब तोड़ना, कि उसको माना नहीं, तोड़ना। आज तो हालत खराब हो गई भाई, के लिए शास्ति, शास्ति। इतनी लाइट जल रही है और लाइट नहीं है, पंखा चला नहीं सकते, बिना बिजली के एसी चलेगा नहीं, तो गर्मी इतनी लग रही है स्किन में से चुभन होने लगी है, इतनी इतनी अजीब सी स्थिति हो जाती है। के लिए शास्ति, शास्ति को मतलब बोलते हैं अंग्रेजी में पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब सीधे सीधे दंड से है, पेनल्टी, ठीक है, सीधे सीधे पेनल्टी। तो यदि वह व्यक्ति नहीं मानता है आदेश, तो यहां पर लिखिए यदि प्रत्यर्थी, यदि रेस्पोंडेंट, यदि रेस्पोंडेंट, यदि रेस्पोंडेंट आदेश नहीं मानता, आदेश, ऑर्डर नहीं मानता, ऑर्डर नहीं मानता, ऑर्डर नहीं मानता, तो क्या होगा? तो अब यहां पर पनिशमेंट उसे सुन लीजिए, उसको दंड क्या मिलेगा? दंड में उसको जेल हो सकती है 1 साल तक की, है ना,
1 साल तक की। यदि जो रेस्पोंडेंट है वो आदेश नहीं मानता तो उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है, या क्या हो सकता है, या उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है, या उसको क्या करना पड़ सकता है, या उसको फाइन भरना पड़ सकता है, जो 20,000 रुपए तक का हो सकता है। कितने तक का? 20,000 रुपए तक का हो सकता है। यहां पे या लगा हुआ है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। या तो 1 साल तक की जेल दे देंगे, या 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगा देंगे, या इसमें एक पॉइंट लिख लो, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से जानना है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। क्लियर? यदि वह आदेश को नहीं मानता, फॉलो नहीं करता कोर्ट की गाइडलाइंस, कोर्ट के आदेश को, तो 1 साल तक की जेल हो सकती है, या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। ये सेक्शन 31 बोल रहा है। अब हम चलते हैं आगे। आगे और इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 32, जो इस बारे में बोलता है कि इस एक्ट से संबंधित जो अपराध होंगे उनकी नेचर कैसी होगी, वो किस तरह के होंगे। वो संज्ञेय होंगे यानी कि कॉग्निजेबल होंगे, या असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल होंगे, वो गैर जमानतीय होंगे या जमानतीय होंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं सेक्शन 29 में ही है बेटे, अपील 28 में नहीं है। हाँ। हम्म पे हम पढ़ा के आए हैं, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ा के आए हैं बेटे। हाँ देखो, गलती होना स्वाभाविक है, बट मैंने बहुत तरीके से चीज़ों को ध्यान से वेरीफाई कर रखा है, आपको चिंता होने करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम धारा या सेक्शन, हाँ धारा या सेक्शन 32 है ना, धारा या सेक्शन 32, इसमें सीधे लिखिए इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत अपराध यानी कि ऑफेंसेस, अपराध यानी कि ऑफेंसेस, इस एक्ट के अंतर्गत अपराध यानी कि ऑफेंसेस कैसे होंगे, ये सीधे ही पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, संज्ञेय होंगे। कैसे होंगे? संज्ञेय, संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल होंगे यानी कि गंभीर अपराध होंगे। साथ में आपके गैर जमानतीय होंगे। कैसे होंगे? गैर जमानतीय होंगे, जमानत नहीं होगी, नॉन बेलेबल होंगे। कैसे होंगे? नॉन बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे। अपराध कैसे होंगे? नॉन बेलेबल होंगे और संज्ञेय होंगे। ये बात आपकी सेक्शन 32 में बोली गई है। सीधे ही ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा से संबंधित अपराध कैसे होंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा हाँ। हाँ अरे वो वहां की अपील अलग है भाई, 19 में अलग अलग एक्ट की। क्या तुम भांग छानते हो क्या भाई? पता नहीं कैसी बातें बोलते रहते हो, पढ़ने पे ध्यान नहीं देते। हाँ ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, आगे सेक्शन 30 बात कर लेते हैं, सेक्शन 33 की। मैं एक बार रिवीजन भी करा दूंगा यदि संभव हुआ, जिससे आपका ये एक्ट कंप्लीट हो जाए। सेक्शन 32 है ना। कल एक काम करते हैं, कल आपके पोक्सो के, और उसके बाद हमने कौन सा एक्ट किया है आपका, पोक्सो के बाद अभी मेरे दिमाग से निकल गया है, उसके बाद वो वाला, हाँ लोक सेवक का मतलब बताएंगे। हाँ सब बताएंगे, लोक सेवक का मतलब बताएंगे जब बीएनएस पढ़ाएंगे, जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ाएंगे, तब लोक सेवक का मतलब बताएंगे। कल इनके पीवाईक्यूज के लिए तैयार रहना आप लोग। पोक्सो और उसका मुझे लगता है हाँ दहेज, पोक्सो दहेज और ये घरेलू हिंसा, इन तीनों के आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके लिए आप रेडी रहना। बहुत मजा आएगा आपको, सच में मैं सच बोल रहा हूँ आपको। तो सेक्शन 32 तो हो ही चुका है, 33 ठीक है। सेक्शन 33 बहुत जरूरी है। किस बारे में बात करता है? किस बारे में बात करता है? संरक्षण अधिकारी यदि अपना काम ना करें तो उनको क्या दंड दिया जाएगा। संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारियों द्वारा, संरक्षण अधिकारियों मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, हाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के द्वारा अपना काम या कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज, अपने काम या कर्तव्य का वहन, है ना, यानी कि निभाना,
का वहन निभाना, निभाना है ना, वहन या निभाना, वहन न करने का दंड, न करने का दंड। यदि क्या काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको दंड कितना दिया जाएगा, यहां पर आप ध्यान रख लीजिए, उनको दंड दिया जा सकता है। इसमें आपकी एक जेल, जेल कितनी हो सकती है, सेम वही 1 साल तक की जेल हो सकती है जो प्रत्यर्थी को मिलेगी, 1 साल तक की जेल, या फाइन भरना पड़ सकता है 20,000 रुपए तक का, या फाइन भरना पड़ सकता है 20,000 तक का, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। इसमें आप सीधे लिखो, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाता, अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करता, तो वही दंड उसको मिल सकता है। हाँ, वही दंड उसको मिल सकता है। हाँ, अभिषेक आर्य, मेरा डाउट नहीं दिख रहा है बेटे, अभी आपका ये कमेंट मुझे दिखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखा है। आप रोने से बढ़िया साथ साथ में ये भी लिख देते कि मेरा डाउट है। और देखो, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो डाउट ग्रुप है ना, उसमें आप क्या पूछते हो, सर मैं पर अगला कौन सा आ जाता है, हमारा आ जाता है सेक्शन 34, सेक्शन 34, धारा, धारा 34। हाँ, धारा 34, मैं थोड़ा जल ले लेता हूँ, हालत खराब हो चुकी है। हाँ हाँ, बिट्टू को आई लव यू कौन भेज रहा है भाई। हाँ, हम्म, हाँ, सबके नाम दिख रहे हैं, बट बहुत सारे हैं, एकदम से किसी पर नजर पड़ जाती है तो दिख जाता है। धारा 34 किस बारे में बात करता है, हाँ, इसमें सीधे ही आप लिखेंगे कि संरक्षण अधिकारी, कौन, संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी कोई भी कार्य है ना, कोई भी कार्य, संरक्षण अधिकारी कोई भी कार्य, कोई भी कार्य राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही करेगा, राज्य सरकार की अनुमति, राज्य सरकार की अनुमति, अनुमति, परमिशन, परमिशन के बाद ही करेगा, के बाद ही करेगा, के बाद ही करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संरक्षण अधिकारी कोई भी कार्य राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही करेगा, इस बात से आपको, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अब लास्ट सेक्शन इसका मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो हमारे लिए जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, धारा 37। कौन सा, धारा 37, देखो धारा 37 क्या कहता है, धारा 37 कहता है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, 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 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति कहां पर है, किसके पास है ना। यानी कि इसमें आप सीधे सीधे एक पॉइंट लिखेंगे कि इस एक्ट के संदर्भ में यदि कोई नियम बनाना है तो वह केंद्र सरकार बना सकेगी। इस एक्ट के संबंध में कोई नियम बनाने की शक्ति, कोई नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। साथ में एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है, अगले पेज पर लिखवा देता हूं मैं आपको, अगले पेज पर मैं आपको लिखवा देता हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, यदि इस एक्ट के संदर्भ में, इस एक्ट के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, कोई नियम बनाती है, कोई नियम बनाती है
कोई नियम बनाती है तो उसे यह नियम 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 30 दिन, 30 डेज के भीतर, के भीतर संसद के सामने रखना होगा। संसद, संसद यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखना होगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से जानना है। हाँ हाँ, मूल विधि की बुक में पॉलिटी भी है भाई, कितनी बार बताऊं आप लोगों को। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ। सभी धाराएं हो गई हमारी। हाँ, एक धारा इसमें और ऐड कर लो आप, वो बीच में छूट गई है मुझसे, उसको और भी ऐड कर सकते हैं। एक धारा इसमें लिख लीजिए, धारा या सेक्शन 30। धारा या सेक्शन 30 क्या कहता है, सिंपल वे में क्या कहता है कि संरक्षण अधिकारी है ना, जो आपके संरक्षण अधिकारी हैं, जो आपके संरक्षण अधिकारी हैं, जो आपके संरक्षण अधिकारी हैं, ठीक है, या आपके जो सेवा प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता। संरक्षण अधिकारी मतलब आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, और सेवा प्रदाता मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स, पीओ एंड एसपी। ये क्या होंगे? ये पब्लिक सर्वेंट होंगे। ये दोनों क्या होंगे? आपके पब्लिक सर्वेंट होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे, लोक सेवक होंगे, है ना, लोक सेवक होंगे। ये बहुत बड़ी बात है, लोक सेवक होंगे, ठीक है, लोक सेवक होंगे। जैसे ही शब्द कहीं पर आ जाता है लोक सेवक होंगे तो बहुत तकड़ी मतलब वो हो जाती है, बहुत तरीके से उनकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट आपको? अब मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फटाफट फटाफट के अंदाज में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो कितना सारा काम किया आज हमने। हाँ, सेक्शन 19 बात करता है निवास आदेश के बारे में। मजिस्ट्रेट साहब प्रत्यर्थी को ये बात बोल सकते हैं कि भाई तुम इसके निवास पर नहीं जाओगे, रोक दिया जाएगा। सेक्शन 19 में सीधी बात है। सेक्शन 20 में है कि मॉनेटरी रिलीफ्स हैं। घरेलू हिंसा से यदि किसी पीड़ित को या उसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुई है तो उन प्रॉब्लम्स को, उन लॉसेस को फुलफिल करने के लिए, उनको कंपेंसेट करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब रेस्पोंडेंट को मॉनेटरी रिलीफ देने के लिए कह सकते हैं। जिस जहां पर मॉनेटरी रिलीफ किसकी एवज में लिया जा रहा है कि मेडिकल एड्स के लिए लिया जा रहा है, संपत्ति का नुकसान हुआ है, भरण पोषण के लिए या खर्चों की भरपाई के लिए। सेक्शन 21 ये बात बोलता है अभिरक्षा आदेश, यानी बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, तो मजिस्ट्रेट साहब सेक्शन 21 के अंतर्गत बच्चों की जो कस्टडी है वो पीड़ित को यानी विथित व्यक्ति को या उसकी तरफ से अप्लाई करने वाले को दे सकते हैं, और प्रत्यर्थी को उन बच्चों से मिलने के लिए बिल्कुल रोक सकते हैं। सेक्शन 22 में है प्रतिक्रिया हर्जाना आदेश। यहां पर ये थोड़ा सा, ये आपके जो सेक्शन 20 में है आपका मॉनेटरी रिलीफ्स है उससे अलग है, क्योंकि वहां पर डैमेज हुआ है, वहां पर फिजिकल डैमेज हुआ है या और भरण पोषण की बात है। यहाँ पर मेंटल डैमेज हुआ है, ये मेंटल डैमेज के लिए है कि घरेलू हिंसा से मानसिक यातना हुई है, इमोशनल डैमेज हुआ है या कोई भावनात्मक तौर पर नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए पैसे मांग सकता है पीड़ित व्यक्ति, और जज मजिस्ट्रेट साहब रेस्पोंडेंट को ऐसे पैसे देने के लिए कह सकते हैं। आगे सेक्शन 23 में क्या है कि अगर कोर्ट चाहे तो इंटरिम और वन साइडेड आदेश दे सकता है। सेक्शन 27 में है कि इस तरह के घरेलू हिंसा संबंधित मामलों की सुनवाई महानगरों में महानगर मजिस्ट्रेट और अन्य शहरों में जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेंगे, प्रथम वर्ग या श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए आदेश संपूर्ण भारत में लागू होंगे, आप कहीं भी ले जाकर के उनको तोड़ नहीं सकते। सेक्शन 29 बोलता है अपील के बारे में कि यदि प्रत्यर्थी या पीड़ित व्यक्ति दोनों में से कोई भी मजिस्ट्रेट के आदेश या ऑर्डर से या फैसले से सहमत नहीं है, खुश नहीं है, तो वो 30 दिन के भीतर
सत्र न्यायालय में, सेशंस कोर्ट्स में अपील कर सकता है। साथ में सेक्शन 31 ये बात बोलता है कि प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश यदि तोड़ा जाता है, यदि कोई भी आदेश वो नहीं मानता है, तो उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है, 20,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, या दोनों से भी इसको पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 32 बोलता है इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी अपराध है तो वो कॉग्निजेबल होंगे, यानी कि बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और उसमें बेल नहीं मिलने वाली है। सेक्शन 33 बोलता है कि संरक्षण अधिकारी यदि अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से न करें तो उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है या 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 34 ये बात बोलता है कि संरक्षण अधिकारी अगर कोई भी काम करना चाहता है तो उसको पहले से स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, अन्यथा वह नहीं कर सकता है। सेक्शन 37 में एक बात यह है कि केंद्र सरकार नियम बना सकती है यदि वो कोई भी नियम बनाना चाहती है इस एक्ट के अंडर, परंतु उस नियम की जानकारी नियम बनाने के 30 दिन के भीतर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को, लोकसभा को, राज्यसभा को, उसको देनी होगी। और यहीं पर सेक्शन 30 जो हम पीछे छोड़ आए थे कि चाहे आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर हो या आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हो, वो दोनों ही पब्लिक सर्वेंट माने गए हैं सेक्शन अंडर सेक्शन 30। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये हमारा एक्ट कंप्लीट हुआ, बहुत मेहनत से खींच खांच करके लाए इसको। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कल आप तैयार रहना। हाँ, कल आप तैयार रहना। हाँ हाँ, मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए आप लोगों से कि जितना पढ़ाया जा रहा है समझ में किस किस को आ रहा है, अच्छे समझ में जिसको आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है कितने लोगों को? बताइए। हम्म। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है जितने बच्चे देख रहे हैं। हाँ, मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है और आप कामयाब होंगे। बट एक बच्चा अभी कमेंट कोई कर रहा था कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है वो, मैं सोचा आपसे पूछ लूं पहले कि हो सकता है मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, एक दो को छोड़कर। तो या तो वो भांग छान करके आए हैं, नशे करके आए हैं, या वो फिर यहाँ पर कोई साजिश कर रहे हैं, या फिर वो पढ़ना नहीं जानते। इन तीनों कंडीशन में से कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए, कल टेस्ट के लिए तैयार रहिए। दहेज प्रतिषेध, पोक्सो और आपका घरेलू हिंसा, बहुत मजा आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, आपकी अगली कक्षा का समय हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है राम भारद्वाज। मिलते हैं कल के टेस्ट में। बाय गाइस, लव यू ऑल।